हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। और आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल जिसका नाम है जाबिश फिजिक्स। और ये एक नया लेक्चर का सीरीज स्टार्ट हो रहा है जिसमें हम लोग पढ़ेंगे रोटेशनल मोशन। लेकिन उससे पहले जो कुछ बेसिक टर्म्स है जैसे कि सेंटर ऑफ मास, कोलिजन, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, इन सब चीज को हम लोग डिस्कस करेंगे और फिर हमारा जो मेन मुद्दा होगा रोटेशनल मोशन वहां पहुंचेंगे। लेकिन यहां जो हम लोग शुरू करने वाले हैं सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास क्या होता है, सेंटर ऑफ मास का इंपॉर्टेंस क्या है, सेंटर ऑफ मास अलग अलग ऑब्जेक्ट के लिए, अलग अलग मास डिस्ट्रीब्यूशन के लिए कहां पर लाई करेगा, उसके डेरिवेशंस को हम लोग समझेंगे, उसके डेरिवेशंस को फाइंड आउट करेंगे। तो ये जो लेक्चर का सीरीज चलने वाला है, इस पूरे लेक्चर्स में हम लोग इसी चीज को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो बिना वक्त जाए किए चलिए शुरू करते हैं। सेंटर ऑफ मास, सबसे पहले बात करते हैं सेंटर ऑफ मास एक्चुअली में है क्या। और उसको समझने से पहले कुछ दो टर्म हम लोग समझ लेते हैं जिसको कहते हैं रिजिड बॉडी। ठीक है, रिजिड बॉडी, क्योंकि रोटेशनल मोशन एक्चुअली में रिजिड बॉडी डायनेमिक्स है। ठीक है, रोटेशनल मोशन क्या है, रिजिड बॉडी डायनेमिक्स। तो सबसे पहले हम लोग रिजिड बॉडी को समझ लेते हैं क्योंकि आगे भी ये काम देगा। और छोटा सा डेफिनेशन है कि रिजिड बॉडी होता क्या है। रिजिड बॉडी हम उसे कहते हैं कि जब किसी बॉडी पर फोर्स लगे और उस बॉडी के दो पॉइंट के बीच की दूरी चेंज ना हो तो हम उसको कहेंगे कि वो बॉडी कैसा है, कैसी बॉडी है, रिजिड बॉडी है। जैसे एग्जांपल के तौर पर अगर ये कहें कि ये मार्कर है और इसमें ये एक रेड पॉइंट आप देख रहे हैं और यहां पर एक ब्लैक स्पॉट देख रहे हैं, ये दो पॉइंट हो गया। अब मैं इस पर फोर्स लगा रहा हूं, ऐसे दोनों तरफ से इसे कंप्रेस कर रहा हूं। जब दोनों तरफ से मैं कंप्रेस कर रहा हूं तो क्या इस दो पॉइंट के बीच की दूरी स्केल से अगर हम मेजर कर लें और मेजर करने के बाद मालूम हो कि ये 4 सेंटीमीटर है और हम इसे प्रेस करें, कंप्रेस करें और फिर कंप्रेस करते जाए और ये 4 सेंटीमीटर पर ही फिक्स रहे, इस फोर्स से इस पर कोई असर ना हो, तो हम इस बॉडी को क्या कहेंगे, रिजिड बॉडी। बात समझ में आ रही है, इसको क्या कहेंगे हम लोग, रिजिड बॉडी। तो रिजिड बॉडी क्या है ये समझ गए। रेजिस्टेंस बॉडी क्या होता है, दूसरा टर्म क्या है, रेजिस्टेंस बॉडी। रेजिस्टेंस बॉडी कहने का मतलब कि जो बॉडी जिस पर्पस के लिए बनाया जाए और उस पर्पस से ज्यादा अगर हम उससे काम ले तो वो डिफॉर्म कर जाएगा। जैसे एग्जांपल के तौर पर एक छोटे बच्चे का घर में, जो जहां छोटे बच्चे होते हैं वहां पर उनके लिए छोटा सा कुर्सी आता है कि वो छोटा बच्चा है, उसमें प्लास्टिक की कुर्सी है छोटा सा, उस पर वही बैठेगा। लेकिन अगर मान लीजिए कि वो बच्चा बैठ रहा है और कुर्सी में कोई डिफॉर्मेशन नहीं है, लेकिन जैसे ही कोई बड़ा आदमी उसे यूज करता है बैठने के लिए या फिर किसी चीज पर उस पर खड़े होकर अलमीरा से कोई सामान उतारने के लिए, तो जैसे ही वो उस पर चढ़ता है वो कुर्सी डिफॉर्म हो जाता है, उसका पहिया ऐसा हो जाएगा। तो जब उसका पहिया ऐसा हो गया इसका मतलब क्या हो गया, डिफॉर्म हो गया। अब वो जो डिफॉर्म हुआ है तो वो उसके पर्पस से ज्यादा हम काम कर ले रहे हैं उसको, तो ये बॉडी क्या कहलाएगा। वो बॉडी पर्पस किस पर्पस के लिए बना था कि बच्चे उस पर बैठ सके, लेकिन बच्चे से ज्यादा हम जैसे ही काम ले रहे हैं उससे तो वो डिफॉर्म हो जा रहा है, तो उस बॉडी को क्या कहेंगे, रेजिस्टेंस बॉडी। ठीक है, तो दो टर्म हम लोगों ने समझ लिया, रिजिड बॉडी और रेजिस्टेंस बॉडी। तो इसके डेफिनेशन को लिख लेते हैं ताकि आप बेहतरीन नोट्स बना सके। रेजिस्टेंस बॉडी, सबसे पहले रिजिड बॉडी। रिजिड बॉडी क्या है, रिजिड बॉडी rigid body, a body is said to be rigid, a body is said to be rigid body when it doesn't get deformed, doesn't get any change between the points, any change in the separation, ठीक है। A body is said to be rigid body when it doesn't get any change in separation between two points on it under the external force,
अंडर द एक्सटर्नल फोर्स। ठीक है, फिगर से और क्लियर हो जाएगा। जैसे यहां पर एक सरफेस है, इस सरफेस पर हमने एक बॉडी को रख दिया। ठीक है, इस सरफेस पर हमने एक बॉडी को रख दिया, ये एक बॉडी है, ये एक पॉइंट है ए और ये दूसरा पॉइंट है बी। इस दोनों के बीच की दूरी कितनी है, x। अब इस पर फोर्स लगा, इधर से फोर्स लगा F1, इधर से फोर्स लगा F2। ठीक है, इधर से फोर्स लगा F1, इधर से फोर्स लगा F2, लेकिन हम ये देख रहे हैं कि x क्या है, कांस्टेंट है। इस फोर्स से इस पर कोई असर नहीं हो रहा है, ये x क्या है, कांस्टेंट है। तो हम क्या कहेंगे कि ये क्या है, रिजिड बॉडी। ये है रिजिड बॉडी। तो रिजिड बॉडी क्या है, ये बात समझ में आ रही है आपको। दूसरा जो हम लोगों ने अभी समझा वो क्या है, रेजिस्टेंस बॉडी। रेजिस्टेंस बॉडी, रेजिस्टेंस बॉडी इसका क्या लिखेंगे, ये बॉडी इज सेड टू बी रेजिस्टेंस। ए बॉडी इज सेड टू बी रेजिस्टेंस। ठीक है, ए बॉडी इज सेड टू बी रेजिस्टेंस व्हेन इट डज नॉट या डजंट गेट डिफॉर्म, डजंट गेट डिफॉर्म फॉर द पर्पस ऑफ मेकिंग। जिस काम के लिए बनाया गया है उस काम में ये डिफॉर्म ना हो। अगर हम उससे ज्यादा काम लेंगे तो वो डिफॉर्म हो जाएगा। डिफॉर्म फॉर द पर्पस ऑफ, इट डजंट गेट डिफॉर्म फॉर द पर्पस ऑफ मेकिंग। जिस काम के लिए बनाया गया है उस काम से अगर हम ज्यादा उससे काम लेंगे तो वो डिफॉर्म हो जाएगा। तो क्या कहेंगे, रेजिस्टेंस बॉडी। और अगर नहीं होता है ना, अगर नहीं होता है, जो काम के लिए बनाया गया है उस काम पे कोई डिफॉर्मेशन नहीं, तो वो क्या हो रहा है, उसे क्या कहेंगे, रेजिस्टेंस बॉडी। बात समझ में आ रही है। तो ये है क्या, दो डेफिनेशन हम लोगों ने समझ लिया। अब इसके बाद हम लोग समझते हैं सेंटर ऑफ मास की कहानी को। सेंटर ऑफ मास एक्चुअली में क्या है, देखिए सेंटर ऑफ मास के ऊपर थोड़ा सा डिस्कशन और थोड़ा सा थ्योरी जो हम लोग समझेंगे ताकि क्लियर हो जाए कि एक्चुअली में हमारा मुद्दा क्या है और सेंटर ऑफ मास पढ़ने की क्या जरूरत है। सेंटर ऑफ मास, ठीक है, सेंटर ऑफ मास पढ़ने की क्या जरूरत है। तो सेंटर ऑफ मास इसलिए पढ़ना है कि जैसे मान लीजिए कि कोई बॉडी है, ठीक है, और हम लोगों ने अब तक कौन कौन से मोशन को स्टडी किया। हम लोगों ने अभी तक स्ट्रेट लाइन को स्टडी किया, सर्कुलर मोशन को स्टडी किया है और पैराबोलिक मोशन को स्टडी किया है। ठीक है, प्रोजेक्टाइल मोशन। तो तीन तरह की बेसिक स्टडी हम लोगों ने अभी तक कर ली है, स्ट्रेट लाइन मोशन, सर्कुलर मोशन और पैराबोलिक मोशन। ठीक है, तो जब कोई ऑब्जेक्ट, जैसे एक एग्जांपल लें कि जैसे मान लीजिए कि ये एक बॉडी है और ये इधर जा रहा है v वेलोसिटी से, इसके पास एक्सेलरेशन है a। तो चूंकि ये रिजिड बॉडी है, क्योंकि सारा कहानी हम लोग जो भी चीजें पढ़ेंगे वो रिजिड बॉडी के ऊपर ही पढ़ेंगे, इसलिए स्टार्टिंग में रिजिड बॉडी बताया गया है। तो जो भी चीज है वो रिजिड है। ठीक है, रिजिड है मतलब कि दो पॉइंट के बीच की दूरी कोई कहीं पर भी कोई डिफॉर्मेशन नहीं हो रहा है। अब ये जा रहा है v वेलोसिटी से, एक्सेलरेशन a है, तो इस पर जितना भी पार्टिकल होगा सब पार्टिकल का एक्सेलरेशन और वेलोसिटी सब पार्टिकल का एक्सेलरेशन और वेलोसिटी क्या होगा, यही होगा। उसके बाद अगर हम दूसरी कहानी देखें तो एक चक्का है और ये चक्का गोल गोल घूम रहा है ओमेगा से, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, और साथ में ये चक्का आगे भी जा रहा है, साथ में ये चक्का आगे भी जा रहा है v वेलोसिटी से। तो इसके हर पार्टिकल के पास दोनों है, इसके हर पार्टिकल के पास दोनों है, ओमेगा भी है और v भी है, घूम भी रहा है, आगे भी जा रहा है। तो अब यहां पर चूंकि ये स्ट्रेट लाइन मोशन है, ये कैसा मोशन हो गया, स्ट्रेट लाइन, ये कैसा मोशन हो गया, तो ये कॉम्बिनेशन है। ये क्या है, कॉम्बिनेशन। किसका कॉम्बिनेशन है, तो एक तो ये गोल गोल घूम रहा है, तो रोटेशन मोशन भी है इसके अंदर, और ये आगे भी बढ़ रहा है, इसलिए इसके पास ट्रांसलेशनल मोशन भी है। तो ये कॉम्बिनेशन है दोनों का, रोटेशनल प्लस ट्रांसलेशनल। तो सेंटर ऑफ मास क्या करता है, हमारे लिए मोशन स्टडी, ये अलग अलग, ये तो दो तरह की चीजें देख ली हमने। तो सेंटर ऑफ मास क्या काम करेगा, तो सेंटर ऑफ मास हमारे लिए काम आसान करता है।
कैसे काम आसान करता है? तो अब देखिए, ये तो सिंपल है, ये तो एकदम आसान सा है कि इसमें सारा पार्टिकल, एक ऑब्जेक्ट रिजिड बॉडी इधर स्ट्रेट लाइन पे जा रहा है तो वेलोसिटी v है, एक्सेलरेशन a है और स्ट्रेट लाइन पर मूव कर रहा है तो इसके सारे पार्टिकल क्या है? स्ट्रेट लाइन। लेकिन यहां पर इस वाले केस में अगर आप ध्यान से देखें तो इस वाले केस में अगर आप देखेंगे तो हर पार्टिकल के पास ओमेगा है और हर पार्टिकल के पास v है अलग अलग, क्योंकि हम लोग पढ़ चुके हैं ये v बराबर r ओमेगा पढ़ चुके हैं, तो ओमेगा सबका सेम होगा, लेकिन r सब वेलोसिटी क्या है? सबकी अलग अलग है। तो इस तरह के मोशन के लिए हम लोग क्या करते हैं? सेंटर ऑफ मास को इंट्रोड्यूस करते हैं, वो हमारे लिए काम आसान करता है। कैसे काम आसान करता है? तो देखिए, सेंटर ऑफ मास होता क्या है पहले ये समझ लेते हैं। सेंटर ऑफ मास एक वो पॉइंट है, माना यह जाता है कि सेंटर ऑफ मास वो एक इमेजिनरी पॉइंट है जहां पर पूरे बॉडी का मास क्या है? कंसंट्रेटेड है। बात समझ में आ रही है? सेंटर ऑफ मास क्या है? वो हर बॉडी में एक इमेजिनरी पॉइंट है, माना हुआ पॉइंट है कि उस पूरे बॉडी के उस पूरे बॉडी का जो एक पॉइंट है, उस पॉइंट पर पूरे बॉडी का मास क्या है? केंद्रित है, कंसंट्रेटेड है। जैसे एक एग्जांपल से आपको बताया कि जैसे मान लीजिए कि आप किसी हाइट पर बैठे हुए हैं, ठीक है, और ये कोई डंडा आपका ऐसा गिर गया और आपके पास छाता है, और छाता का जो ऐसा पकड़ने वाला होता है गोल नीचे का, वो इस तरह से, तो आप जब आप इसको इसके इस एंड को पकड़ के खींचेंगे तो ये पूरा आपकी तरफ नहीं आएगा, ये गोल घूम जाएगा। फिर आप सोचेंगे कि नहीं, इस एंड को पकड़ के खींचने पे ये गोल घूम जा रहा है, आप इसके दूसरे एंड को पकड़ के खींचिएगा, दूसरे एंड को पकड़ के खींचिएगा तो फिर ये घूम जाएगा। तो आप क्या करते हैं कि कॉमन सेंस लगाते हैं और इसके सेंटर को पकड़ते हैं, और सेंटर को पकड़ के आप इसको खींचते हैं तो ये पूरी की पूरी बॉडी आपकी तरफ आ जाती है। तो ये डंडे में ऐसा क्या था कि इस पॉइंट पर जब आपने पकड़ के खींचा तो ये घूम गया, इस पॉइंट पर आपने पकड़ के खींचा तो ये घूम गया, लेकिन सेंटर पर जैसे ही आपने पकड़ा तो सेंटर पर जैसे ही पकड़ा तो पूरी की पूरी बॉडी आपकी तरफ आ गई। तो ये जो पॉइंट है, यही पॉइंट क्या है? इसका सेंटर ऑफ मास। तो क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि ये सेंटर ऑफ मास क्या है? पूरे बॉडी का मास केंद्रित है। तो जिस पॉइंट पर पूरे बॉडी का मास केंद्रित होगा, जब आप उसी पॉइंट को पकड़ के खींचिएगा तो पूरी की पूरी बॉडी आपकी तरफ आने लगेगी, या पूरी की पूरी बॉडी उस तरफ मूव करने लगेगी। तो सेंटर ऑफ मास क्या है? एक लीडर का काम कर रहा है। सेंटर ऑफ मास क्या कर रहा है? एक लीडर का काम कर रहा है हर चीज में। जैसे इसको बहुत तरह से समझ सकते हैं, जैसे इंडिया में ही इतने स्टेट्स हैं, 28 स्टेट्स हैं, और अलग अलग जियोग्राफिक के अकॉर्डिंग और लैंग्वेज वाइज बटे हुए हैं। तो हर स्टेट में अपना अपना एक स्टेट गवर्नमेंट है, लेकिन सारे स्टेट गवर्नमेंट को मेंटेन करने के लिए, लीड करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट भी है। तो जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट है पूरे स्टेट गवर्नमेंट को मेंटेन करने के लिए, बैलेंस करने के लिए, उसी तरह ये सेंटर है जो पूरे बॉडी को क्या करता है? मेंटेन करने का काम करता है। तो हर बॉडी में एक उसका केंद्र होगा, एक सेंटर होगा, जहां पर माना जाएगा कि पूरे बॉडी का मास केंद्रित है। उस पॉइंट को हम लोग क्या कहते हैं? सेंटर ऑफ मास। तो सेंटर ऑफ मास का डेफिनेशन तो समझ गए कि एक इमेजिनरी पॉइंट है, और ये वो पॉइंट है जहां पर माना जाता है कि सारे बॉडी का मास क्या है? कंसंट्रेटेड है, केंद्रित है। अब ये स्टडी आसान कैसे करेगा? मोशन को आसान कैसे करेगा? तो मोशन को आसान इस तरह से करेगा, जैसे इस वाले पॉइंट में अगर देखिए कि मान लेते हैं कि इसका सेंटर ऑफ मास ये है ब्लू स्पॉट, ये ब्लू स्पॉट इसका सेंटर ऑफ मास है। तो चूंकि पूरी की पूरी बॉडी ए एक्सेलरेशन से, v वेलोसिटी से इधर जा रही है, तो इसका सेंटर ऑफ मास भी इधर ही बढ़ेगा। लेकिन ये जो चक्का है, इस चक्के में अगर हम देखें इस व्हील में, तो इसका सेंटर ऑफ मास ये पॉइंट है, ठीक है। यहां आपको सेंटर ऑफ मास कैसा पाथ फॉलो कर रहा है? सेंटर ऑफ मास स्ट्रेट लाइन। यहां पर सेंटर ऑफ मास कैसा पाथ फॉलो कर रहा है? तो ये भी स्ट्रेट लाइन। कैसे स्ट्रेट लाइन? तो देखिए पूरी की पूरी बॉडी घूम भी रही है और आगे भी बढ़ रही है, लेकिन जो सेंटर ऑफ मास है वो सीधा बढ़ता चला जाएगा। तो अब इस तरह के मोशन को समझने के लिए आप क्या कीजिएगा? इस तरह के मोशन को समझने के लिए आप इसके सेंटर ऑफ मास को उठाइएगा और देखिएगा, तो सेंटर ऑफ मास क्या करेगा? इस पूरी चीज को आसान कर देगा, इस पूरे मोशन को क्या कर देगा? आसान कर देगा। जैसे एक एग्जांपल के तौर पर ये आगे बढ़ रहा है, ठीक है, और गोल गोल भी घूम रहा है, तो सेंटर ऑफ मास सिर्फ कैसा मोशन परफॉर्म कर रहा है? स्ट्रेट लाइन। सेंटर ऑफ मास सिर्फ स्ट्रेट लाइन परफॉर्म कर रहा है। उसके बाद एक और एग्जांपल देख लीजिए। मान लेते हैं कि एक दो बॉडी है,
ठीक है, दो बॉडी है और उस दो बॉडी को हमने कुछ इस तरह से, ये एक मास हो गया m1, ये दूसरा मास हो गया m2, और यहां इसका सेंटर ऑफ मास है और हमने इसको ऐसे v वेलोसिटी दे दी, तो ये जो जाएगा ये कुछ ऐसा जाएगा। अब जब ये ऐसा जाएगा, ठीक है, कट रहा होगा इस वजह से इधर से बना दे रहा, ठीक है। अब देखिए ये v वेलोसिटी से हमने इसको प्रोजेक्ट किया, तो ये कुछ जाएगा तो ये ऐसा जाएगा। अब अगर आप ध्यान से देखें तो हमने इसको गोल घुमा भी दिया और ये ऐसे आगे भी जा रहा है, तो इसका सेंटर ऑफ मास, ये जो सेंटर ऑफ मास है ये सिर्फ किस पाथ को परफॉर्म कर रहा है। जैसे देखिए ये जो मोशन मैंने दिया है ये क्या है एक्चुअली में, कि जैसे ये है और इसको मैं ऐसे घुमाऊं, मतलब कि ये देखिए ये कुछ इस तरह का, ठीक है, ये कुछ इस तरह का, ठीक है, ये कुछ इस तरह का, तो ये गोल गोल भी घूम रहा है और आगे भी जा रहा है, लेकिन इसका सेंटर ऑफ मास कैसे पाथ को फॉलो कर रहा है, इसका सेंटर ऑफ मास प्रोजेक्टाइल को फॉलो कर रहा है। तो सेंटर ऑफ मास क्या करता है कि सेंटर ऑफ मास मोशन कितना भी कॉम्प्लिकेटेड हो, सेंटर ऑफ मास बस तीन तरह के मोशन को ही परफॉर्म करेगा, या तो स्ट्रेट लाइन, या तो पैराबोलिक प्रोजेक्टाइल, या फिर सर्कुलर मोशन। और ये तीनों चीजें हम लोगों ने पढ़ लिया है, हम लोग पढ़ चुके हैं। तो चूंकि हम लोग पढ़ चुके हैं इसलिए हमारे लिए सेंटर ऑफ मास सब स्टडी को क्या कर देता है, आसान कर देता है। तो सेंटर ऑफ मास क्या करेगा, सेंटर ऑफ मास परफॉर्म ओनली, सेंटर ऑफ मास परफॉर्म ओनली या तो सर्कुलर मोशन या फिर स्ट्रेट लाइन, ठीक है, स्ट्रेट लाइन या फिर प्रोजेक्टाइल। तो ये तीन तरह के मोशन को ही, प्रोजेक्टाइल मोशन, तो ये तीन तरह के मोशन को ही सेंटर ऑफ मास परफॉर्म करेगा। और ये तीनों मोशन से हम लोग परिचित हैं, हम लोगों ने पढ़ लिया है। इस वजह से हमारे लिए कितना भी कॉम्प्लिकेटेड क्यों ना हो मोशन, हमारे लिए सेंटर ऑफ मास क्या कर देता है, काम को आसान कर देता है। सेंटर ऑफ मास का डेफिनेशन क्या लिखा मैंने, क्या बताया आपको कि ये एक इमेजिनरी पॉइंट है, इट इज द पॉइंट at which it is assumed, ये माना जाता है, assumed that whole mass is concentrated at this point, बात समझ में आ रही है। तो कहां तक हम लोगों ने बात कर ली और कहां से बात शुरू हुई थी, बात शुरू हुई थी रिजिड बॉडी से। क्यों, क्योंकि हम लोग रोटेशनल मोशन पढ़ने वाले हैं और रोटेशनल मोशन पढ़ने के लिए कुछ तैयारी चाहिए, वही ये तैयारी है। सबसे पहले हम लोगों ने रोटेशनल मोशन होता क्या एक्चुअली में, रिजिड बॉडी डायनामिक्स। तो रिजिड बॉडी क्या है, जब आप फोर्स लगाएं और दो पॉइंट, उस बॉडी के दो पॉइंट के बीच की दूरी ना चेंज हो तो हम उसे क्या कहेंगे, रिजिड बॉडी कहेंगे। और जो जिस बॉडी को जो पर्पस के लिए बनाया जाए उस पर्पस से ज्यादा अगर लेंगे तो वो डिफॉर्म हो जाएगा, और जिस पर्पस के लिए बनाया गया है उस पर वो खड़ा उतरे, उससे उस काम पर वो डिफॉर्म ना हो तो वो क्या कहलाएगा, रेजिस्टेंस बॉडी। उसके बाद हम लोगों ने सेंटर ऑफ मास के इंट्रोडक्शन को समझा। सेंटर ऑफ मास क्या है, तो ये एक वो पॉइंट है जहां माना जाता है कि पूरे बॉडी का मास क्या है, केंद्रित है। ये पूरे बॉडी को क्या करेगा, लीड करेगा, और ये मोशन को, स्टडी ऑफ मोशन को आसान करेगा। जो रोटेशनल मोशन हम लोग पढ़ेंगे उसके मोशन को आसान करेगा। क्यों आसान करेगा, क्योंकि मोशन कितना भी कॉम्प्लिकेटेड क्यों ना हो, सेंटर ऑफ मास या तो स्ट्रेट लाइन को परफॉर्म करेगा, या फिर सर्कुलर मोशन को परफॉर्म करेगा, या फिर पैराबोलिक पाथ को परफॉर्म करेगा। तो तीन तरह के मोशन से हटकर ये कहीं नहीं जाने वाला, इसलिए हम लोग सेंटर ऑफ मोशन, सेंटर ऑफ मास को स्टडी करते हैं। अब यहां पर हम लोग फॉर्मूला डिराइव करेंगे सेंटर ऑफ मास का और क्वेश्चंस करेंगे, मजा आने वाला है। देखिए, उम्मीद करते हैं ये बेहतरीन तरीके से इसका इंट्रोडक्शन समझ में आया होगा। अब पढ़ते हैं सेंटर ऑफ मास की तरफ, और अभी जो हम लोग पढ़ेंगे वो पॉइंट मास के लिए होगा, सेंटर ऑफ मास फॉर दी पॉइंट मासेस के लिए, ठीक है। इसका फटाक से स्क्रीनशॉट लीजिए, पॉज कीजिए, नोट्स बनाइए। द पॉइंट एट विच इट इज अज्यूम्ड दैट होल मास इज कंसंट्रेटेड एट दिस पॉइंट। तो ये डेफिनेशन हो गया सेंटर ऑफ मास का। अब हम लोग फॉर्मूला पढ़ेंगे और क्वेश्चंस करेंगे। इसको इरेज कर दे रहे हैं, इससे
सेंटर ऑफ मास समझने के बाद हम लोग फॉर्मूला पढ़ रहे हैं सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास ऑफ सिस्टम ऑफ 2 पॉइंट मासेस। 2 पॉइंट मासेस, देखिए अभी जो भी हम लोग पढ़ेंगे वो पॉइंट मासेस के लिए होगा, ठीक है। जो भी चीज हम लोग पढ़ेंगे वो पॉइंट मासेस के लिए होगा। अब थोड़ा पॉइंट मास के ऊपर डिस्कशन कर लेते हैं कि पॉइंट मास एक्चुअली में होता क्या है। जैसे आप पढ़े थे पॉइंट ऑब्जेक्ट, चैप्टर 3 में काइनेमेटिक्स में पढ़ा होगा। पॉइंट ऑब्जेक्ट क्या होता है, तो उस पर मैंने बताया था आपको कि पॉइंट ऑब्जेक्ट उसे कहते हैं कि जब कोई ऑब्जेक्ट अपने साइज के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा दूरी तय कर ले तो उस जर्नी के लिए हम उसे पॉइंट ऑब्जेक्ट कहेंगे। जैसे एक बस है जो कि 10 मीटर की है और वो अगर यहां से मान लीजिए कि दिल्ली जाती है, मुजफ्फरपुर से दिल्ली जाती है, तो काफी दूरी है, 1000-1200 किलोमीटर है, और बस की हाइट, बस की लेंथ क्या है, 10 मीटर 15 मीटर, तो 15 मीटर के कंपैरिजन में उसने 1000-1200 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया, तो इस जर्नी के लिए वो क्या है, पॉइंट ऑब्जेक्ट है। लेकिन यहां पॉइंट मास क्या है, वही चीज है कि अगर हम मास जो भी लें और उसका साइज इतना छोटा हो कि हम उसके सेपरेशन, जैसे मान लीजिए कि हम एक मास लेते हैं यहां पर m1 और दूसरा मास लेते हैं यहां m2 और ये दोनों के बीच का सेपरेशन है, तो इस सेपरेशन के कंपैरिजन में इसका साइज बहुत कम है, बहुत छोटा है, मतलब इतना है कि हम इसे इग्नोर कर सकते हैं, तो हम क्या कहेंगे, ये कि पॉइंट मासेस। बात समझ में आ रही है। इसका साइज और इसका साइज इस सेपरेशन से बहुत कम है। मतलब एक एग्जांपल ले लें, जैसे एक एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे मान लीजिए कि इसका साइज है, इसका रेडियस है, मान लेते हैं इसका रेडियस है 1 सेंटीमीटर और इसका भी रेडियस है 1 सेंटीमीटर, लेकिन ये जो सेपरेशन है ये कितना है, 1 मीटर है। तो आप देखिए 1 सेंटीमीटर इस 100 सेंटीमीटर के सामने क्या है, बहुत छोटा है। तो इस सिचुएशन में हम इस दोनों मास को क्या मानेंगे, पॉइंट मास मानेंगे। तो पॉइंट मास क्या है ये समझ में आ गया। अभी जो भी काम हम लोग करने वाले हैं वो सब का सब क्या है, पॉइंट मास। तो पॉइंट मास का डेफिनेशन आप लिख सकते हैं कि जब हम मास के साइज के कंपैरिजन में उसके सेपरेशन को देखें और सेपरेशन इतना ज्यादा हो कि हम उसके मास के साइज को इग्नोर कर सकें, तो वो क्या कहलाएगा, पॉइंट मास कहलाएगा। ठीक है, तो पॉइंट मास समझ में आ गया। अब फॉर्मूला क्या है देखिए, फॉर्मूला क्या है देखिए पॉइंट मास का। जो भी अभी कर रहे हैं वो सब पॉइंट मास। अभी 2 है, आगे हम लोग n मासेस के लिए करेंगे। तो सबसे पहले 2 मासेस के लिए देख लेते हैं। तो यहां पर हम लोग क्या करेंगे, कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाएंगे सबसे पहला काम, और थोड़ा आपका ज्योमेट्री बेहतरीन होना चाहिए इसको पढ़ने के लिए। एक्स कोऑर्डिनेट, ओरिजिन, वाई कोऑर्डिनेट, एक्स कोऑर्डिनेट, ओरिजिन, वाई कोऑर्डिनेट। यहां पर कोई मास है m1, ठीक है, यहां पर कोई मास है m1। क्या करेंगे, इस m1 का पोजीशन वेक्टर निकालेंगे। तो इस m1 का पोजीशन वेक्टर ये हो गया, इस m1 का पोजीशन वेक्टर ये हो गया, ये है r1 वेक्टर, ठीक है। इस ऑब्जेक्ट, इस मास का, इस मास m1 का ये हो गया पोजीशन वेक्टर r1 वेक्टर, ठीक है। उसके बाद कोई दूसरा मास है यहां पर m2, कोई दूसरा मास है यहां पर m2, ठीक है, ये दूसरा मास है कोई m2, और ये इसका पोजीशन वेक्टर हो गया r2 वेक्टर, ये r1 वेक्टर है और ये r2 वेक्टर, और इस दोनों मास को एक लाइन ज्वाइन कर रहा है, इस दोनों मास को एक लाइन ज्वाइन कर रहा है। तो मान लेते हैं कि इस दोनों मास के बीच में किसी पॉइंट पर जो है वो इसका सेंटर ऑफ मास है। तो इसका सेंटर ऑफ मास का पोजीशन वेक्टर क्या हो जाएगा, इसको लिखेंगे r सेंटर ऑफ मास, r वेक्टर सेंटर ऑफ मास। बात समझ में आ रही, क्या कि एक मास लिए r1 वेक्टर, इस मास का पोजीशन वेक्टर है, दूसरा मास लिए m2, r2 वेक्टर इसका पोजीशन ऑफ वेक्टर है, पोजीशन वेक्टर है। इस दोनों मास को एक लाइन ज्वाइन कर रहा है, उस लाइन के बीच में एक सेंटर ऑफ मास होगा, उसका पोजीशन ऑफ वेक्टर क्या है, r सेंटर ऑफ मास। अब इसका फॉर्मूला क्या होगा, देखिए इसका फॉर्मूला होता है r सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू, ठीक है, m1 r1 वेक्टर प्लस m2 r2 वेक्टर बाई m1 प्लस m2, ठीक है। सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला क्या है,
r सेंटर ऑफ मास बराबर m1 r1 वेक्टर प्लस m2 r2 वेक्टर बराबर m1 अपॉन m1 प्लस m2, ये इसका फॉर्मूला है। अब आप कहेंगे कि सर ये फॉर्मूला आया कहां से? देखिए इस फॉर्मूला को डिराइव किया जा सकता है, ठीक है, लेकिन उस डेरिवेशन का कोई, एक तो वो डेरिवेशन बहुत लेंदी है, लंबा हो जाएगा, दूसरी चीज उसका रिजल्ट यही मिलेगा और उससे कुछ निकलने वाला नहीं, कुछ मिलने वाला नहीं। बस हाँ ये है कि आपको थोड़ी फील आ जाएगी कि ये फॉर्मूला आया कैसे, ठीक है, बस थोड़ी सी फील आएगी। इसलिए बेहतर है कि हम उसको स्किप कर दें, वो थोड़ा एक बर्डन का काम कर जाएगा और थोड़ा लेंदी भी होता है। तो डायरेक्ट उसके रिजल्ट को लेते हैं। ये जो सेंटर ऑफ मास का जो पोजीशन वेक्टर है उसका फॉर्मूला क्या हो गया? m1 r1 वेक्टर प्लस m2 r2 वेक्टर अपॉन m1 प्लस m2। अब ये जो r वेक्टर है, चूंकि ये पोजीशन वेक्टर है तो इसके पास x भी होगा, y भी होगा, z भी होगा, तो हम इस फॉर्मूला को और कैसे लिखेंगे? अगर मान लेते हैं कि अगर हमसे कहा गया कि इसका सेंटर ऑफ मास निकालिए along x एक्सिस, तो लिखेंगे along x एक्सिस, तो r सेंटर ऑफ मास को लिखेंगे x सेंटर ऑफ मास, यहां फॉर्मूला हो जाएगा m1x1 प्लस m2x2 बाई m1 प्लस m2। अगर मान लेते हैं कि yz के, ये तो x के along हो गया, ठीक है, m1 प्लस m2, अब अगर मान लीजिए y सेंटर ऑफ मास पूछा जाए तो y सेंटर ऑफ मास हो जाएगा m1y1 प्लस m2y2 बाई m1 प्लस m2। और अगर z सेंटर ऑफ मास पूछा जाएगा तो z सेंटर ऑफ मास हो जाएगा m1z1 प्लस m2z2 बाई m1 प्लस m2, ठीक है। ये r एक वेक्टर के फॉर्म में, लेकिन along x एक्सिस ये लगाएंगे, along y एक्सिस ये लगाएंगे, along z एक्सिस ये लगाएंगे। अब देखिए क्या ये उसके ऊपर वाला जो दे देगा m1 r1 जो है वो प्लस m2 r2 क्या चीज वेक्टर वेक्टर मल्टीप्लाई कैसे करें उस इक्वेशन में? देखो अभी क्वेश्चन बताएंगे तो ये और क्लियर हो जाएगा। ये इसका पोजीशन वेक्टर है, पोजीशन वेक्टर r का m1 का, जैसे देखिए, देखो यहां पर देखिए, जैसे इसको ऐसे समझिए कि ये x एक्सिस, ये y एक्सिस, ठीक है, और यहां पर कोई पॉइंट है P, ठीक है, तो इसके पास x कोऑर्डिनेट भी है और y कोऑर्डिनेट भी, तो इसका पोजीशन वेक्टर क्या लिखेंगे? r वेक्टर। तो r वेक्टर जो होगा वो बराबर होगा x i कैप प्लस y j कैप के बराबर, ठीक है। तो यहां जो हमने m r, तो r एक्चुअली में क्या है? r के अंदर x y छिपा हुआ है, r के अंदर x y छिपा हुआ है, x y, और अगर मान लो कि एक z भी होता तो ये इसके पास z कोऑर्डिनेट भी होता तो प्लस होता z k कैप। तो r वेक्टर क्या है? पोजीशन वेक्टर, जो तीनों को क्या कर रहा है? अपने अंदर छुपाए हुआ है। तो अगर सिर्फ along x एक्सिस होगा तो ये लगा देंगे, सिर्फ अगर y होगा तो ये लगा देंगे, सिर्फ अगर z होगा तो ये लगा देंगे, ठीक है। ये और क्लियर होगा अभी जब क्वेश्चन बताएंगे। तीनों होगा तो तीनों के लिए निकलेगा, बारी बारी से तीनों के लिए निकालेंगे। r जो सेंटर ऑफ मास का r वेक्टर का फॉर्मूला यही होता है, मेन फॉर्मूला यही है। इसका कोई डेरिवेशन वगैरह वही तो बताएं, डेरिवेशन बहुत लंबा है, लेंदी है, लिखते जाएंगे, बाउंस भी कर सकता है और कुछ रिजल्ट यही मिलेगा, बस हल्का सा फील होगा कि आया कैसे, लेकिन उसका कोई प्रैक्टिकल यूज नहीं है, इसलिए उसको स्किप कर देते हैं। सिर्फ हम लोग ये फॉर्मूला समझ, ये क्लियर होगा अभी जब क्वेश्चन बताएंगे तब, ठीक है। अब देखिए, जैसे मान लीजिए कि यहां पर, ठीक है, जैसे मान लीजिए यहां पर कुछ एक क्वेश्चन हम लोग समझते हैं, उसके बाद ये और क्लियर हो जाएगा। जैसे मान लो कि एक मास है, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये ओरिजिन, ठीक है। यहां पर मान लेते हैं 1 kg का मास रखा हुआ है, कहां पर? ओरिजिन पर, ठीक है। ये क्लियर हो जाएगा आपका इस क्वेश्चन से। ओरिजिन पर कितना kg का मास रखा हुआ है? 1 kg का मास रखा हुआ है। उसके बाद 4 kg का मास यहां रखा हुआ है ए पर। ओ से ए की दूरी कितनी? 4 मीटर। आपसे कहा गया फाइंड सेंटर ऑफ मास, इसका क्या निकालना है? सेंटर ऑफ मास निकालना है। अब देखिए,
आपको हर ऑब्जेक्ट क्या करना है, तरीका समझना है, एकदम बेसिक, कोई भारी नहीं है, एकदम आसान है। काम क्या करना है, सबसे पहले आप m1 लिखें, कितना है 1 kg, और m1 का कोऑर्डिनेट लिख दीजिए। m1 का क्या कीजिए, कोऑर्डिनेट, क्योंकि पॉइंट मास में कोऑर्डिनेट है। पॉइंट मास के लिए जब भी जो भी फॉर्मूला भी हम लोग पढ़ेंगे इस लेक्चर में, आगे लेक्चर में, वो सब जगह आपको कोऑर्डिनेट इंपॉर्टेंट है, वहां पर कोऑर्डिनेट जरूरी है निकालना, फाइंड आउट करना। तो m1 बराबर क्या आ गया, 1 kg। इसका x1, चूंकि दोनों मास, अब देखिए कुछ कॉमन सेंस वाली बात है, दोनों मास कहां रखा हुआ है, अलोंग एक्स एक्सिस, तो जाहिर सी बात है कि इसका तो y होगा नहीं और z भी नहीं होगा, क्योंकि दोनों मास कहां रखा हुआ है, अलोंग एक्स एक्सिस, तो ना तो y होने वाला है और ना ही z होने वाला है, सिर्फ और सिर्फ x होने वाला है। तो सिर्फ और सिर्फ x होगा, तो x1 इसका कितना हो जाएगा, चूंकि ओरिजिन पर है, ओरिजिन का कोऑर्डिनेट कितना होता है, 0। उसके बाद m2 कितना, 4 kg, x2 कितना हो जाएगा, 4, क्योंकि x कोऑर्डिनेट यहां से यहां की दूरी 4 है, इसका मतलब ये 4 है, तो ये 4 हो गया। अब आपसे पूछा गया तो ये फॉर्मूला पे बैठा देना। अब देखिए इस 4 में से ये तो एक रिप्रेजेंट करने का तरीका है। आर वेक्टर एक्चुअली में क्या है, रिप्रेजेंटेशन है। ये अपने अंदर एक्स वाई जेड तीनों छुपाया हुआ है। जहां एक्स का काम होगा इसमें से एक्स निकल कर आ जाएगा, तो ये लगाएंगे। जहां वाई होगा वहां वाई, जहां जेड होगा वहां जेड लगाएंगे। जैसे मान लीजिए यहां पर एक्स आया, तो यहां पर जब एक्स आया है तो हम सीधे एक्स का फॉर्मूला लगाएंगे, ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, तो लिखेंगे क्या, एक्स सेंटर ऑफ मास, m1 x1 प्लस m2 x2 बाई m1 प्लस m2। अब देखिए m1 कितना है, 1 किलो, x1 कितना है 0 प्लस m2 कितना 4 kg, x2 कितना 4, m1 प्लस m2 कितना है 0 प्लस सॉरी m1 m2 कितना हो जाएगा 4 और 1 1 प्लस 4, तो कितना आ गया ये तो हो गया 0, 4 चौके 16, 16 बटा 5, मतलब कि इसका आंसर आएगा 5 तिया 15 और 5 दूनी 10, 3.2 मीटर। मतलब कि इसका सेंटर ऑफ मास लाई करेगा, ये इसका मिड हो गया 2 और ये हो गया 3, मतलब सेंटर ऑफ मास कुछ यहां लाई करेगा, ये इसका सेंटर ऑफ मास हो जाएगा। तो सेंटर ऑफ मास निकालने का ये तरीका है। अभी और इस पर एकदम क्वेश्चन अभी हल्का हल्का क्वेश्चन करेंगे ताकि आपको कॉन्सेप्ट मिले कि क्वेश्चन ये इसको इंप्लीमेंट कैसे करना है। फिलहाल आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी। अपॉन m1 प्लस m2, इसी में से एक सेंटर ऑफ मास हो जाएगा m1 x1 प्लस m2 x2 बाई m1 प्लस m2। ठीक है, बात समझ में आ रही? ये फॉर्मूला है अभी तक का, इसी पर पूरी कहानी है अभी। तो क्योंकि 2 ही पॉइंट मासेस है, ताकि इसको फील करें और आगे समझे कि इस पर क्वेश्चन बनेगा कैसे, और यही बेस बनाएगा आपका। इसमें बस आपको ध्यान रखना है कि कोऑर्डिनेट निकालने आना चाहिए। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन, जैसे कि एग्जांपल 2 ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि यहां पर एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, ठीक है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस है, वाई को थोड़ा और ऊपर कर देते हैं, ये वाई एक्सिस है, ठीक है। एक मास यहां रखा हुआ है 4 किलो, ठीक है, एक मास यहां रखा हुआ है 4 किलो, दूसरा मास यहां रखा हुआ है 6 किलो, ठीक है। ये ओरिजिन है, इस ओरिजिन से इस 4 किलो की दूरी है 2 मीटर और इस ओरिजिन से इस 6 किलो की दूरी है 6 मीटर। हमें क्या निकालना, फाइंड सेंटर ऑफ मास, फाइंड सेंटर ऑफ मास। अब यहां पर समझते हैं कुछ चीजें। चूंकि यहां पर एक मास के पास x भी है, y नहीं है, दूसरे मास के पास y है लेकिन x नहीं है, तो यहां पर हम लोग ये 2 फॉर्मूला लगाएंगे, x भी लगाएंगे और y भी लगाएंगे। जितना कोऑर्डिनेट बढ़ता चला जाए, बढ़ के कितना होगा, 3 ही होगा, तो तीनों लगाएंगे। जैसे देखिए इसको बनेंगे, सॉल्व कैसे करेंगे, देखिए बनाएंगे कैसे। सॉल्यूशन गिवन, m1 कितना दे रहा है, m1 दे रहा है 4 kg, x1 कितना है, इसी का इसका x1 कोऑर्डिनेट, चूंकि ओरिजिन एक y एक्सिस पर है तो इसका x1 क्या हो जाएगा 0, y1 कितना हो जाएगा 2, m2 कितना 6 किलो, x2 कितना हो जाएगा 6
लेकिन इसका y2 कितना हो जाएगा 0, क्योंकि ये एक्सिस पर है। अब फॉर्मूला लगाएंगे एक बार, x सेंटर ऑफ मास, तो m1 x1 प्लस m2 x2 बाई m1 प्लस m2। तो m1 कितना है 4, वैल्यू डाल देते हैं, m1 है 4 गुने x1 कितना है 0 प्लस m2 कितना है 6 किलो इंटू x2 कितना है 6 अपॉन m1 है 4 और ये है 6। तो ये आ गया, ये तो हो गया 0, 6 छक्का 36, 36/10 कितना आ गया 3.6 मीटर। x निकल गया। अब y निकालते हैं, y सेंटर ऑफ मास तो हो जाएगा m1 y1 प्लस m2 y2 बाई m1 प्लस m2। ठीक है, तो m1 कितना, m1 कितना, m1 है 4, y1 कितना है 2 प्लस m2 है 6, y2 कितना 0 अपॉन 4 प्लस 6। तो ये हो गया कितना 4 2 जा 8 अपॉन 10, ये आ गया 0.8 मीटर। ये y सेंटर ऑफ मास, मतलब अब देखिए इसका सेंटर ऑफ मास कहां लाई करेगा, तो x कितना 3.6, तो ये 6 है, 6 का आधा हो जाएगा 3 और 3.6 मतलब कि कुछ यहां लाई करेगा। सेंटर ऑफ मास x पर यहां, y पर कहा 0.8, 0.8 मतलब कि 1 से भी कम, ये 2 है, 2 का आधा हो जाएगा, 2 का आधा 1, 1 का मतलब 0.8 मतलब कि यहां, तो ये कुछ यहां लाई करेगा इसका सेंटर ऑफ मास। मतलब अगर इसको एक लाइन से ज्वाइन करें, इसको एक लाइन से ज्वाइन करें तो इसका सेंटर ऑफ मास यहां पर लाई करेगा, इस पॉइंट पर। और इसका कोऑर्डिनेट है क्या क्या, x कितना है 3.6 और इसका y क्या है 0.8। अब बहुत हद तक आपको क्लियर हो गया होगा कि ये सेंटर ऑफ मास का चक्कर, ये कोऑर्डिनेट सिस्टम पर क्या है। बात समझ में आ रही? तो अभी तक हमने 2 कोऑर्डिनेट लिया, x और y, इसमें 3 कोऑर्डिनेट भी ले सकते हैं और क्वेश्चन करने का तरीका भी यही है। बात समझ में आ रही है? इसमें क्वेश्चन करने का तरीका भी क्या है, यही है। इसको नोट कीजिए फटाक से यहां तक, तो फिर और क्वेश्चन किया जाए। सर सेंटर ऑफ मास का यूनिट मीटर में होता है। हाँ मीटर होगा, कोऑर्डिनेट है तो कोऑर्डिनेट है तो मीटर में मीटर ही होगा, मीटर ही होगा। क्योंकि डिस्टेंस बता रहा है ना, डिस्टेंस बता रहा है तो मीटर होगा ऐसा यूनिट उसका। कोई दिक्कत इतना में, कोई परेशानी? चलिए अब देखिए एक और क्वेश्चन इस पर बना लेते हैं ताकि और क्लियर हो जाए, और 3 कोऑर्डिनेट ले लेते हैं। 3 कोऑर्डिनेट ले लेंगे तो और भी ज्यादा क्लियर हो जाएगा। क्या बजा रहा है जी? एग्जाम्पल 3rd। x y z, ठीक है। यहाँ पर ले लेते हैं एक पॉइंट, ये है A, ठीक है। यहाँ पर मान लेते हैं 6 किलो, इसका कोऑर्डिनेट है 2 4 6। चलिए इसका कोऑर्डिनेट है 2 4 6 और यहाँ पर एक पॉइंट ले लेते हैं, यहाँ पर है 8 किलो, ठीक है। इसका कोऑर्डिनेट ले लेते हैं 8 2 उसके बाद 4। अब हमें इसका सेंटर ऑफ मास निकालना है। कोई बड़ी बात नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है सेंटर ऑफ मास निकालना। सॉल्यूशन गिवन, m1 कितना है 6 किलो, x1 कितना है 2, y1 कितना है 4, z1 कितना है 6, m2 कितना है 8 किलो, x1 कितना है x2 कितना है 8, y2 कितना है 2, z2 कितना है 4। फॉर्मूला में बैठा दो, थोड़ा मैथ्स है, कोई इसमें फिजिक्स नहीं। देखिए मूवर बनेगा कैसे, देखिए m1 x1, पहले हम लोग एक सेंटर ऑफ मास निकालते हैं। देखिए मूवर बना सकते हैं आप, ताकि हम लोग जब 4 5 आ जाएगा तो फिर अच्छे से बनेगा। देखिए
m1x1 मल्टीप्लाई कीजिए 6 दूनी 12, ठीक है 12 आ गया, ये 6 दूनी 12। m2x2 अठी 64 और 12 कितना हो जाएगा, 64 और 12 हो जाएगा आपका 76 बटा, ठीक है m1 प्लस m2 8 6 14, डिवाइड कर दीजिए आ जाएगा। ये एक सेंटर ऑफ मास, y सेंटर ऑफ मास क्या होगा, y सेंटर ऑफ मास निकालते हैं, m1 y1 m1 6 y1 4 6 चौके 24 और m2 y2 8 दूनी 16 m2 और y2 कितना हो जाएगा 8 दूनी 16, तो कितना हो गया 24 और 16, कितना हो गया 24 और 16 हो गया 40 बटा 14। z सेंटर ऑफ मास m1 z1 6 छक्का 36, m2 z2 तो 8 चौके 32 और 36 हो जाएगा 68 अपॉन 14, ये आ गया, इसको ये निकल गया। बात समझ में आ रही है, कोई दिक्कत कोई परेशानी है कोई तकलीफ, तो बेहतरीन तरीके से ये समझ में आया होगा। और मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखें, गुड बाय एंड खुदा हाफिज।